नमस्कार, मैं सत्यवान फिर से आपके सामने हाजिर हूं। मैं सत्यवान, आइरिस एनालिसिस का काउंसलर एंड डू आइरिस का डायरेक्टर। अभी तक हमने जाना कि स्टूडेंट्स के बारे में, उनके लर्निंग पॉइंट के बारे में, वो किस तरह से सीखते हैं, कैसा होता है बोल के, देन आइरिस एनालिसिस में क्या क्या हेल्प करते हैं बोल के। अभी हम जानेंगे कि इस आइरिस एनालिसिस के पीछे की जो रीजंस क्या है, उसके स्टडीज क्या है, कहाँ से है। हमारे इंडियन डॉक्टर संजय गौतम, जो इन सॉफ्टवेयर के फाउंडर है, I2I, जिसका सॉफ्टवेयर का नाम है आइरिस एनालिसिस, जो उन्होंने बनाया है। उनके पीछे कहाँ का स्टडीज है, किस किस की स्टडीज के ऊपर आए हुए हैं। तो आज के नेक्स्ट कुछ वीडियोस हम उनके इस जानकारी के ऊपर हम शेयर करेंगे आपके साथ, जो आपको बहुत यूजफुल होगा और मन में हर तरह का जो डाउट है, शंका है कि ये है क्या, कहाँ से है, क्या है बोल के, इन सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएगी। ये एक साइंटिफिक प्रोडक्ट है, बहुत साइंटिफिकली ये प्रूवन है। ओके, तो आगे के लिए हम जानते हैं कि डॉक्टर संजय गौतम के कुछ वीडियो क्लिप्स। आईआईटी के लिए पढ़ता रहे, नीट के लिए पढ़ता रहे, सीए की तैयारी करें, गवर्नमेंट जॉब या फिर सरकारी जॉब नहीं लगेगी या कुछ। What matters is the neuron density। तो पैशन को छोड़ो और अपने इनबॉर्न टैलेंट को पहचानो। इनबॉर्न कभी चेंज नहीं होता। सर सोसाइटी को चैलेंज करने निकले हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन की डेथ के बाद उनके ब्रेन को एनालाइज किया गया, पूरे 10 लोब का स्ट्रक्चर निकल के आता है। क्लियरली ये बताया जाता है, आप साइंस के लिए बने हो, कॉमर्स के लिए बने हो या आर्ट्स के लिए, मात्र अपने मोबाइल से खुद ब खुद अपना आइरिस एनालिसिस कर सकता है और अपना सब जान सकता है। अब जिस ब्रेन लोब में जितने ज्यादा न्यूरॉन्स होंगे, उस ब्रेन लोब से होने वाले काम आप उतनी ही ज्यादा बखूबी से कर पाओगे। वो कैसे पता लगेगा? मतलब वो पता लगता है मेरे ख्याल से मैजिक तो हो जाएगा। ये दोनों मिलके आपकी स्पोर्ट्स एबिलिटीज बताते हैं। ये दोनों जिसके स्ट्रॉन्ग हैं, वो बच्चा एकेडमिक के लिए ही बना है। आर्टिस्टिक लाइन होती है, इसके लिए कौन सा रोग? 90% लोग ही बोलते हैं मेरी आंखें ब्लैक कलर की। तो मैं आज आपको एक साइंटिफिक फैक्ट बताता हूँ, ब्लैक कलर की आंखें होती ही नहीं है। आंखों में इतनी पोटेंशियल है, फिर तो बहुत आगे होंगे प्लेयर्स। एंड सुंदर पिक्चर। गूगल इज ऑलरेडी वर्किंग इन आइरिस एनालिसिस एंड AI टेक्नोलॉजी। 0 से लेकर 100 तक ये एनालिसिस कोई भी व्यक्ति करा 80 साल का बुढ़ा भी कर सकता है। 80 साल का एक बुढ़ा कर सकता है। इंडिया में हर साल करीब 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स सुसाइड कमिट करते हैं। पेरेंट्स की हाई एक्सपेक्टेशंस और पेरेंट्स का अनड्यू प्रेशर ऑन देयर चिल्ड्रन। तू सरकारी जॉब में लगेगा, तू आईआईटी करेगा, तू नीट करेगा, तो लड़का मेहनत करेगा और कर लेगा। ऐसे ही तो होते शायद। ये रियल नहीं है। हम सब कुछ नहीं कर सकते। एक बच्चा जो 10th क्लास में फेल हो गया, उसको क्या बोलोगे आप? क्या बड़ा नालायक है? गॉड ऑफ क्रिकेट बन गया। अ गर्ल हु नेवर अटेंडेड स्कूल, और दोनों के दोनों भारत। अगर कोई बच्चा कुछ भी एवरेज बनना चाहता है तो वो कुछ भी बन सकता है, बट एक्सीलेंस कैन बी अचीव्ड ओनली इन 1 or 2 एरियाज, डिपेंड अपॉन योर ब्रेन्स प्रीनेटल यूनिक एबिलिटी। नमस्ते नमस्ते नमस्कार सर। नमस्कार भानु, थैंक कैसे यू। हैं? बहुत बढ़िया, आप बताइए। बढ़िया सर। सोसाइटी को चैलेंज करने निकले हैं आप? नहीं, नॉट रियली। सोसाइटी की मदद करने निकले हैं। ओके, मैंने चैलेंज क्यों बोला? ओके, बताइए। आज तक कन्वेंशनली क्या होता आ रहा है, घर का जो बड़ा होता है वर्क से पाथ डिसाइड कर लेता है। स्पेशली पापा जो होते हैं, उन्हें पता होता है मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड है, थोड़ा बहुत रिसर्च कर लेते हैं आपस में, ऑफिस में कल्चर से पता लग जाता है कि भाई ठीक है, इसे आईआईटी कराएंगे, इसे नीट कराएंगे, इंजीनियर डॉक्टर बनाएंगे, या फिर चलो सीए कर लेगा, सीए की भी डिमांड बढ़ रही है। ऐसे ही कुछ बच्चे ने बहुत जिद करी तो पायलट के करियर में भेज दिया। वरना मोस्टली घर का बाप जो होता है वो डिसाइड कर लेता है कि मैं इसे नीट कराऊंगा, आईआईटी कराऊंगा, सीए कराऊंगा और इस लाइन ऑफ बिजनेस से भेजूंगा, और वो कर लेगा सक्सेसफुल रहा तो। करेक्ट। बट आप चैलेंज करने निकले हैं कि शायद उसका इंटरेस्ट एरिया कुछ होगा, उसकी पोटेंशियल कुछ होगी। मतलब हाउ डज इट वर्क? कैसे माइंड रीड कर सकते हैं? क्या कोर्स ऑफ बिजनेस है ये? मुझे समझ नहीं आया। चलिए, आपने ना बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा उठाया है कि भाई घर के जो बड़े होते हैं वो बच्चों का फ्यूचर या करियर वगैरह डिसाइड कर लेते हैं, और उसकी वजह से उनको प्रेशराइज भी किया जाता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। उसका नतीजा क्या होता है, वो नतीजा बताता हूँ मैं विद डेटा। ओके, मुझे सक्सेसफुल रहेंगे। मैं आपको डेटा के साथ बताता हूँ। डेटा ये कहता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट है जो हर साल पब्लिश होती है, और वो रिपोर्ट ये बताती है कि इंडिया में हर साल करीब 10,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स सुसाइड कमिट करते हैं। 10,000 हर साल। सुनने में हो सकता है बहुत ऑर्डिनरी सा नंबर लग रहा हो भानु, लेकिन जब आप इस नंबर को तोड़ेंगे तो आप इस गहराई पे उतरेंगे कि जितनी देर में लोग हमारा ये पॉडकास्ट देख के फ्री होंगे ना, उतनी देर में देश के किसी एक कोने में एक स्टूडेंट अपना जीवन ख़त्म कर लेगा।
यानी कि इंडिया में हर 1 घंटे एक स्टूडेंट अपनी लाइफ ख़त्म करता है, और इसका सबसे बड़ा कारण वही है जो अभी आप बता रहे हैं, करियर में पास ना हो पाना, पेरेंट्स की हाई एक्सपेक्टेशंस और पेरेंट्स का अनड्यू प्रेशर ऑन देयर चिल्ड्रन। प्रेशर इज रॉन्ग, बट एक्सपेक्टेशन तो बांध ही सकता है कोई। एक्सपेक्टेशन लीड्स टू प्रेशर देन, है ना। अब जैसे तो अब तो पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट करते हैं, एक्सपेक्टेशन भी हाई रखते हैं। तो अब 2 सिचुएशन है, बच्चा एक्सपेक्टेशन को मीट आउट नहीं कर पाएगा तो कई बार वो शर्मिंदगी का शिकार होता है, और अगर वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तो भी वो टूट जाता है। तो पेरेंट्स को ये समझने की ज़रूरत है कि इस दुनिया में हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन हर बच्चा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी जरूर बन सकता है। डू यू एग्री विद दिस? करेक्ट, राइट। और वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी डिपेंड करता है बच्चे की प्री नेटल यूनिक एबिलिटीज़ के ऊपर। ऐसा नहीं है कि कोई पापा बचपन से बोलता है कि तू सरकारी जॉब में लगेगा, तू IIT करेगा, तू नीट करेगा, तो लड़का मेहनत करेगा और कर लेगा। ऐसे ही तो होता है शायद। 3 इडियट्स में आमिर खान एक बहुत बढ़िया बात बोलते हैं जी, कि सोच, अगर सचिन तेंदुलकर के फादर ने उसको बोला होता कि तू सिंगर बन जा, या लता मंगेशकर के फादर ने उसको बोला होता कि तू फास्ट बॉलर बन जा, तो सोचो वो आज दोनों कहाँ होते। अगर इन दोनों बच्चों को, इन दोनों लोगों को हम पढ़ाई के एंगल से देखें तो सचिन तेंदुलकर 10th क्लास में फेल हो गए थे, और लता मंगेशकर अपने पूरे जीवन में कभी स्कूल ही नहीं गई, बल्कि उनकी आवाज़ का शायद मजाक भी बनता था स्टार्टिंग में जब उन्होंने करियर चुना था। राइट। तो अगर इन दोनों लोगों को पढ़ाई के एंगल से देखोगे तो ये दोनों एकेडमिकली फेलियर लोग थे। एक बच्चा जो 10th क्लास में फेल हो गया, उसको क्या बोलोगे आप कि यार बड़ा नालायक है, तो उससे 10वीं भी पास नहीं हुई, गॉड ऑफ क्रिकेट है ना। और ऑन द अदर साइड अ गर्ल हु नेवर अटेंडेड स्कूल। तो एकेडमिकली ये दोनों के दोनों लोग फेलियर थे, लेकिन यही एकेडमिकली फेलियर लोग जब अपने अपने फील्ड में उतरे तो इन्होंने कामयाबी की बुलंदियों को छुआ। एक बना, एज यू राइटली मेंशन, द गॉड ऑफ क्रिकेट, और दूसरी बनी स्वर साम्राज्ञी, और दोनों के दोनों भारत रत्न। अब आप मुझे बताइए भानु, इस दुनिया में कौन से ऐसे पेरेंट्स होंगे जो ये नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा भी लाइफ में सचिन तेंदुलकर या लता मंगेशकर जैसी कामयाबी हासिल करे। बट द प्रॉब्लम इज कि पेरेंट्स को ये नहीं मालूम कि उनका बच्चा किस फील्ड का सचिन तेंदुलकर बन सकता है, या उनकी बच्ची किस फील्ड की लता मंगेशकर बन सकती है। और पेरेंट्स की इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने निकले। ओके, अच्छा, सचिन एंड लता जी के केस में मे बी वो तुक्के से हिट कर गया कि उन्होंने जो लाइन ऑफ करियर चुना वो सही चुन लिया। हाँ, बाय चांस दे टुक द राइट डिसीजन। बाय चांस दे टुक द राइट डिसीजन। इस बाय चांस को श्योरिटी में कैसे बदलें? जैसे मैंने पहले ही पूछा था कि क्या कोई बंदा अगर IIT के लिए पढ़ता रहे तो क्या नहीं निकाल पाएगा, नीट के लिए पढ़ता रहे नहीं निकाल पाएगा, CA की तैयारी करे नहीं कर पाएगा, या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करे क्या उसकी सरकारी जॉब नहीं लगेगी, या कुछ यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि कोई कंसिस्टेंटली कोई काम कर ले तो निकाल ही सकते हैं शायद। Okay. हम वो भी तो सुनते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल। हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट, नथिंग इज इम्पॉसिबल। सी, अगर आज मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, CA बनना है या लॉयर बनना है, मैं कुछ भी बन सकता हूँ। ओके, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मैं मेहनत करता रहूँ तो मैं कुछ भी बन सकता हूँ। एवरेज मैं एवरेज डॉक्टर भी बन सकता हूँ। तो जो लोग जो नीट करते हैं, क्या सारे के सारे वो टॉप क्लास डॉक्टर होते हैं? हाँ, नहीं, उनमें भी तो फेलियर होते हैं ना। करेक्ट। इंजीनियर भी बन सकता हूँ, IITians में भी होते हैं, राइट। फेलियर IIT करने के बाद भी बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, इनफैक्ट बहुत अनएम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड है, करेक्ट। तो अगर कोई बच्चा कुछ भी एवरेज बनना चाहता है तो वो कुछ भी बन सकता है। चलो ठीक है, फिर तुम कर लो जो करना, राइट, ठीक है, कुछ भी बन सकते हो। अगर आप एवरेज ही बनना चाहते हो तो आप कुछ भी करोगे तो घिस घिस के CA की पढ़ाई लोग 10-10 साल तक CA करते रहते हैं, है ना। आप और बनने के बाद भी स्ट्रगल रहता है। सो इफ somebody wants to become an average guy, then he or she can choose anything. But if you want to achieve the excellence can be achieved only in 1 or 2 areas only. And those 1 or 2 areas depend upon your brain's prenatal unique ability. एक एग्जाम्पल देके समझाऊं प्लीज, कहानी रादर। ठीक है, राइट, ऑडियंस को कहानी बहुत पसंद आती है, उम्मीद है कहानी पसंद आएगी। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, और अपनी स्पीच में वो अक्सर एक पक्षी का जिक्र करते हैं, और उस पक्षी का नाम है ईगल।
और वो कहानी सुनाते हैं कि जब बहुत तेज बारिश होती है तो सारे के सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों में घुस जाते हैं और उसी तेज बारिश में ईगल एक ऊंची उड़ान भरता है और उड़ान भरते 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 वो बादलों के ऊपर चला जाता है और नीचे बादल अपना बारिश का कार्यक्रम कर रहे हैं और वो बादलों के ऊपर आराम से मस्त अपनी उड़ान भर रहे हैं और बारिश उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। और वो मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं ईगल बनो, ईगल बनो, ईगल बनो। इन मोटिवेशनल के सौदागरों को ये समझने की ज़रूरत है कि ईगल बना नहीं जाता, ईगल जन्म लेता है, पैदा होता है। एक प्यारी सी चिड़िया भी बादलों के ऊपर उड़ना चाहती है, एक तोता, मैना या कबूतर भी बादलों के ऊपर उड़ना चाहता है। उसको मोटिवेट करके जरा बादलों के ऊपर उड़ा के दिखाओ, दिखाओ जरा, ए माय डियर कबूतर, यू कैन डू इट, आई हैव ट्रस्ट इन यू, यू कैन डू इट, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। दुनिया भर का मोटिवेशन दे लो, दुनिया भर की ट्रेनिंग दे लो, लेकिन कोई चीज लेकिन कोई कबूतर, कोई तोता, कोई मैना, कोई भी चिड़िया बादलों के ऊपर नहीं उड़ सकती। लेकिन ईगल बिना किसी मोटिवेशन के, बिना किसी ट्रेनिंग के बड़ी आसानी से बादलों के ऊपर उड़ान भरता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी इस क्वालिटी के साथ पैदा हुआ है। तो जिस तरह से ईगल अपनी क्वालिटी के साथ पैदा हुआ है, उसी तरह से इस दुनिया का हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा किसी ना किसी खास क्वालिटी के साथ पैदा हुआ है। एज ए पेरेंट अगर हम उस क्वालिटी को आइडेंटिफाई करें तो हमारा बच्चा भी ईगल की तरह आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है। अब तो मुझे लग रहा है मोटिवेशन स्कैम है, कंसिस्टेंसी स्कैम है, एफर्ट डालना स्कैम है। अगर सही पोटेंशियल में डाल दिया तो वहाँ कम एफर्ट में ही आप सक्सेस ले लोगे। यही बात मैं बोलने वाला था आपको। एंड क्या ये सिर्फ बच्चों तक एप्लीकेबल है क्या? जैसे मैं भी 26 का हूँ, अभी भी लेट से मैंने 2-3 करियर पाथ अपने चेंज कर लिए हैं। मैं विप्रो में जॉब करता था, मैंने छोड़ी, मैंने यूट्यूब शुरू किया, मैं अभी एक लाइन ऑफ बिजनेस में जा रहा हूँ, मैं पर्सनल ब्रांडिंग में हेल्प कर रहा हूँ फाउंडर्स को, वो मैं बिजनेस सेटअप करने की सोच रहा हूँ, या फिर अपनी ही ग्रोथ सोच रहा हूँ, कॉर्पोरेट लाइफ में छोड़ चुका हूँ। तो 30 साल तक भी मेरे ख्याल से बंदा बहुत एक्सप्लोरेशन स्टेज पे रहता है, वो गलतियाँ करता है, फिर लाइन चेंज करता है। अगर वो इंजीनियर है, एक तो आधे इंजीनियर इंजीनियरिंग करते ही नहीं है, वो मार्केटिंग, सेल्स, सीईओ बन जाते हैं। करेक्ट। तो आई गेस अगर कोई एक्सप्लोरेशन स्टेज पे है तो क्या वो भी इससे हेल्प ले सकता है, अपने लिए सही स्ट्रेंथ जान सकता है एट दिस स्टेज ऑल्सो? यस, 100%। क्योंकि ये एनालिसिस सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है, 0 से लेकर 100 तक ये एनालिसिस कोई भी व्यक्ति करा सकता है। 80 साल का बुढ़ा भी कर सकता है। 80 साल का ही बुढ़ा कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ये आपको बताएगा कि आप अपनी किन किन क्वालिटीज़ के साथ इस दुनिया में पैदा हुए थे, आपके ब्रेन की क्या क्या क्षमता है, और उनके आधार पर, उनके हिसाब से आप क्या क्या काम करने के लिए बने हो और क्या क्या काम करने से आपको एक्चुअली दूर रहना चाहिए। जैसे हमने ईगल का एग्जाम्पल दिया, ईगल आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ सकता है, बहुत अच्छी बात है, बादलों के ऊपर जाके उड़ सकता है, लेकिन क्या वो कोयल की तरह गाना गा सकता है? कोयल बादलों के ऊपर नहीं उड़ सकती, लेकिन वो गाना कितना सुंदर गाती है। तो कोयल की अपनी क्वालिटी है, ईगल की अपनी क्वालिटी है। और ऐसा ह्यूमन हमें लगता है हम सबको एक चीज मिली है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, पर ये रियल नहीं है। यस, ये रियल नहीं है। हम सब कुछ नहीं कर सकते। हम सब कुछ कर सकते हैं टू द लेवल ऑफ एवरेज परफॉर्मर। मतलब बुरा ईगल भी गा सकती है। ये मैं पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज मेरा भी टेस्ट करवा देना। तो हम पॉडकास्ट में भी कर सकते हैं आपका आइरिस एनालिसिस, और आपको लाइव कैमरे पे बता सकते हैं कि आपका ब्रेन किन किन चीज़ों के साथ इस दुनिया में आया था और क्या आपके ब्रेन की कोर स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। चलो, मैं तो 26 में हूँ, मेरे को अभी लग रहा है कि मुझे क्लैरिटी मिल जाए कितना अच्छा होगा। शायद जो 40 में होगा वो भी चाहेगा उसे क्लैरिटी मिल जाए कि भाई उसे अगले 20 साल क्या चीज़ करके रिटायर होना है। एंड लेट मी टेल यू, क्लैरिटी इज पावर। क्लैरिटी इज पावर। ज़्यादातर लोग भटके हुए हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें एग्जैक्टली चाहिए क्या। उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या करने के लिए बने हैं और क्या करने के लिए नहीं बने। जिस दिन लोगों को ये पता चल जाए, उस दिन दे कैन ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर ओन लाइफ। क्लैरिटी इज पावर, और क्लैरिटी आपकी अपनी पोटेंशियल जानने से आपको मिल जाएगी। कूल। अच्छा, अभी जैसे आपने न्यूरोलॉजिकली बात करी कुछ कि ब्रेन जिस चीज़ के लिए बेस्ट बना होगा उसी में आप कुछ अच्छा कर पाओगे, वरना आप कितनी प्रैक्टिस कर लो आप नहीं कर पाओगे। तो कैसे ब्रेन फंक्शन करता है, कैसे आइरिस उसमें हेल्प करेगा, थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं इस कॉन्सेप्ट में, क्योंकि ये सारा ही नया है मेरे ख्याल से हम सबके लिए। तो ब्रेन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैं आपके साथ और ऑडियंस के साथ शेयर करता हूँ। जैसे हमारी बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेफ्ट आई राइट आई, लेफ्ट लेग राइट लेग। उसी तरह से हमारा ब्रेन भी एक्चुअली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन। ठीक है। तो हमारी बॉडी का जो राइट पार्ट है इट इज़ कंट्रोल्ड बाय लेफ्ट ब्रेन, और हमारी बॉडी का जो लेफ्ट पार्ट है इट इज़ कंट्रोल्ड बाय राइट ब्रेन। तो हमारी बॉडी और हमारा ब्रेन इस तरह से यूं क्रॉस फंक्शनली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अच्छा। अब लेफ्ट ब्रेन जो है
उसमें 5 लोब हैं और राइट ब्रेन में भी 5 लोब हैं, तो टोटल 10 ब्रेन लोब्स होते हैं हमारे। Okay. फटाफट इनके नाम बता देता हूँ मैं। प्री फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब, पेरिटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। तो ये 5 लोब हमारे लेफ्ट साइड में हैं, 5 ही लोब हमारे राइट साइड में हैं। टोटल 10 ब्रेन लोब्स हैं। जब हम इस दुनिया में पैदा होते हैं तो हमारे ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे ना, द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन दी ब्रेन ऑफ अ चाइल्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ, आंसर इज 100 बिलियन न्यूरॉन्स। अब ये 100 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे इन 10 अलग अलग ब्रेन लोब्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। अब जिस ब्रेन लोब में जितने ज्यादा न्यूरॉन्स होंगे, जिसकी जितनी ज्यादा न्यूरॉन डेंसिटी होगी, उस ब्रेन लोब से होने वाले काम आप उतनी ही ज्यादा बखूबी से कर पाओगे। एक रियल एग्जांपल मैं आपको लेके बताता हूँ। रियल एग्जांपल ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन की डेथ के बाद उनके ब्रेन को एनालाइज किया गया, राइट, और ये पाया गया कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो ब्रेन का साइज था वो आम ह्यूमन बींग्स के कंपैरिजन में 10% स्मॉलर था। स्मॉलर था, ज्यादा नहीं था। आ रहा हूँ इसमें, है ना। हाँ। तो उनका जो ब्रेन का साइज था वो आम आदमी के ब्रेन के साइज की तुलना में 10% कम था, लेकिन उनके ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन डेंसिटी थी वो आम लोगों की तुलना में बहुत ज्यादा थी। अच्छा, न्यूरॉन्स ज्यादा थे, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रेन का साइज उतना मैटर नहीं करता। दो ब्रेन का साइज मोरलेस सबका सिमिलर ही होता है, छोटा 19-20 का फर्क हो सकता है। व्हाट मैटर्स इज द न्यूरॉन डेंसिटी, राइट। तो आपके ब्रेन में अगर न्यूरॉन डेंसिटी किसी एक एरिया में ज्यादा है, जैसे मैं अभी ब्रेन लोब की बात कर रहा था, तो जिस ब्रेन लोब में सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स होंगे उससे होने वाले काम आप यूं मक्खन की तरह कर पाओगे। उदाहरण के तौर पे, क्या ब्रेन लोब का क्या क्या काम होता है बताता हूं मैं। हाँ, मैं उसी पे आ रहा था, राइट। हाँ। उदाहरण के तौर पे मेरा जो लेफ्ट फ्रंटल लोब है, हाँ, वो नंबर्स, कैलकुलेशंस, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब चीज़ों से डील करता है। और हमारा जो लेफ्ट टेम्पोरल लोब है वो लैंग्वेज प्रोसेसिंग, वर्ड, सेंटेंस फॉर्मेशंस, इन सब चीज़ों से डील करता है। अगर मेरा लेफ्ट फ्रंटल लोब और मेरा लेफ्ट टेम्पोरल लोब दोनों स्ट्रांग हैं, हाँ, राइट, तो जिस व्यक्ति के ये दोनों चीज़ें स्ट्रांग होते हैं वो एकेडमिक्स में अच्छा करेगा ही करेगा। आप इस बात को देखो ना, हमारे जो पढ़ाई के कंटेंट है, एकेडमिक्स के जो कंटेंट है, हाँ, वो या तो नंबर्स और कैलकुलेशन की फॉर्म में है, हाँ, और या फिर वो टेक्स्ट की फॉर्म में, राइट। तो जिसका ये टेक्स्ट फॉर्मेशन वाला यानी कि लेफ्ट टेम्पोरल लोब और जिसका ये नंबर और कैलकुलेशन वाला लोब यानी कि लेफ्ट फ्रंटल लोब, ये दोनों जिसके स्ट्रांग हैं वो बच्चा एकेडमिक के लिए ही बना है, वो एकेडमिक में आउट परफॉर्म करेगा। लेकिन इजीली पता लग जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर दोनों में से कोई भी एक ये वीक है, हाँ, तो वो एकेडमिक्स में एवरेज रहेगा। तो आप उसको स्कूल में इतना एफर्ट मत डलवाओ, राइट। तो अब अगर ये दोनों वीक है, मान लो फॉर एग्जांपल ये दोनों ही वीक है, तो कोई दूसरा होगा जो स्ट्रांग है। अच्छा, एकेडमिकली पुअर है तो कहीं ना कहीं स्ट्रांग होगा। अभी जैसे हमने सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल लिया, एकेडमिकली फेलियर बट स्पोर्ट्स में जीनियस। वो कैसे डिसाइड, कौन से लोब से डिसाइड होता है? स्पोर्ट्स का कैसे पता चलता है? स्पोर्ट्स का पता चलता है, सेंटर में 2 लोब हैं जिनको बोलते हैं हम लेफ्ट पेरिटल लोब और राइट पेरिटल लोब। तो ये जो पेरिटल लोब है, लेफ्ट पेरिटल लोब और राइट पेरिटल लोब, ये दोनों मिलके आपकी स्पोर्ट्स एबिलिटीज बताते हैं। बॉडी अच्छे से कोऑर्डिनेट करवाते हैं। करेक्ट। आई हैंड मूवमेंट, बॉडी स्ट्रेंथ, फिंगर मूवमेंट, ये सारी चीजें हमारे लेफ्ट पेरिटल लोब और राइट पेरिटल लोब से कंट्रोल होती है। विश्वनाथ आनंद जी का वो अच्छा होगा। विश्वनाथ आनंद जी का नहीं, उनका जो काम है वो ही इज नॉट कंसीडर्ड टू बी अ स्पोर्ट्स पर्सन, राइट। जैसे विश्वनाथ आनंद जी चेस खेलते हैं, फाइन, हाँ, लेकिन चेस में हमारी बॉडी मूवमेंट का ज्यादा रोल नहीं है। चेस इज प्योरली अ गेम ऑफ लेफ्ट फ्रंटल लोब, लॉजिकल थिंकिंग, नंबर्स, नंबर, हालांकि नंबर का उसमें ज्यादा रोल नहीं है, बट लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, राइट। मतलब ये डिसाइड करना कि अगर मैं ये वाला मूव करूंगा तो मेरा सामने वाला ओपोनेंट है, उसके क्या क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं, वो सब तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, एनालिटिकल स्किल्स, ये सब आपके लेफ्ट फ्रंटल लोब से आती है। वाओ, अच्छा, स्पोर्ट्स में ही इतनी वेरिएशन हो सकती है। अब क्या नीरज चोपड़ा और विराट कोहली में भी डिफरेंस हो सकता है? हाँ, क्योंकि एक को स्ट्रेंथ चाहिए, एक को बहुत अलग चीज। स्ट्रेंथ दोनों को चाहिए, ठीक है ना। जेवलिन थ्रो में भी स्ट्रेंथ चाहिए, हाँ, और क्रिकेट में भी स्ट्रेंथ चाहिए। हाँ, तो जेवलिन थ्रो और क्रिकेट ये दोनों सिमिलर प्लेटफॉर्म पे कंसीडर किए जा सकते हैं, राइट। okay. लेकिन स्नूकर, चेस,
ये दोनों सिमिलर, मतलब ये दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे हो सकते हैं, लेकिन इनको क्रिकेट और जेवलिन थ्रो से कंपेयर नहीं किया जा सकता। स्पोर्ट्स एक्चुअली दो कैटेगरीज में बटे होते हैं, इंडोर स्पोर्ट्स एंड आउटडोर स्पोर्ट्स। जो इंडोर स्पोर्ट्स होते हैं जैसे कि चेस हो गया, स्नूकर हो गया, इंडोर स्पोर्ट्स एक्चुअली उसमें हम अपनी ज़्यादातर फाइन मोटर स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं। फाइन मोटर स्किल्स मतलब वो एक्टिविटीज जिन्हें परफॉर्म करने के लिए हम ज़्यादातर अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल करते हैं, बस उनको फाइन मोटर बोलते हैं। और जो आउटडोर स्पोर्ट्स होते हैं, क्रिकेट हो गया, जेवलिन थ्रो हो गया, फुटबॉल हो गया, राइट, स्विमिंग हो गया, हॉर्स राइडिंग हो गया, तो ये वो एक्टिविटीज़ है जिनमें हमारी पूरी बॉडी यूज़ हो रही है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसे स्पोर्ट्स को हम बोलते हैं कि ये आउटडोर स्पोर्ट्स हैं, और इसमें हमारी फुल बॉडी यूज़ होती है, और उसको बोलते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स, और ये हमारे राइट पैरेटल लोब से आती है। अब इसी के अराउंड अगर मैं कहूँ, आर्टिस्टिक लाइन होती हैं, हाँ। वही सिंगिंग, डांसिंग, उसके लिए कौन सा रोब? जैसे सिंगिंग के लिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि हमारा जो लेफ्ट टेम्पोरल लोब है वो लैंग्वेज से डील करता है। हाँ। लेट मी इन्वॉल्व यू इन दिस साइंटिफिक कन्वर्सेशन। एक सिंगर है, जो एक सिंगर वो जब स्टेज पे खड़ा होके सॉन्ग परफॉर्म करता है, या लेट्स से अगर वो बैकग्राउंड आर्टिस्ट के रूप में भी अगर गाना गा रहा है, तो वो अपने ब्रेन की कौन कौन सी कैपेबिलिटीज को यूज करता है, जरा सोच के बताओ। ऑडियंस में भी आप प्लीज कमेंट्स में मुझे बताइए कि एक सिंगर जब स्टेज पे गाना गाता है या वो एक बैकग्राउंड सिंगर के रूप में परफॉर्म करता है, तो अपने ब्रेन की कौन कौन सी एबिलिटीज को यूज करता होगा। थोड़े इमोशंस होंगे, थोड़ी सेंटेंस फ्रेमिंग होगी। सेंटेंस फ्रेमिंग, हाँ करेक्ट, आपने सेंटेंस फ्रेमिंग बोला तो वो लैंग्वेज का काम हो गया। हाँ। लैंग्वेज लेफ्ट टेम्पोरल लोब, तो लैंग्वेज यहाँ से आती है, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला। हाँ। अब दूसरा है साउंड, ही ऑल्सो प्लेज विद साउंड, उसको म्यूजिक समझना है, उसको रिदम समझनी है, उसको टोन समझनी है। अब साउंड कहाँ से आता है? साउंड आता है इसके जस्ट अपोजिट नेबर से, यानी कि लेफ्ट टेम्पोरल लोब और राइट टेम्पोरल लोब, ये दोनों मिलके आपको एक सिंगर बनाते हैं। एंड ही नीड नॉट टू हैव अपना ये वाला स्ट्रॉन्ग, नंबर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग। अरिजीत सिंह को क्या करना है नंबर्स और कैलकुलेशन और मैथमेटिक्स से, बताओ। और स्ट्रेंथ से, है ना। ना तो उन्हें भाला फेंकना है, ना उन्हें बॉल फेंकनी है, ना बैटिंग करनी है, ना उन्हें चेस खेलना है। ही जस्ट नीड्स ओनली 2 लोब्स टू परफॉर्म दी सिंगिंग। एक लेफ्ट टेम्पोरल लोब और दूसरा राइट टेम्पोरल लोब। अब मुझे लग रहा है जिसके ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, हाँ। वो दूसरा अरिजीत सिंह है भाई। और जो स्टैंड अप कॉमेडियन है वो भी लेफ्ट टेम्पोरल लोब से काम कर लेंगे। हाँ, कुछ सिमिलरिटी निकल सकती हैं। और शायद जो आज स्टेज प्रेजेंस में पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी कर रहा है, वो इन अ वे किसी और आर्टिस्टिक लाइन में भी अच्छा कर सकता है। मतलब कुछ लाइन ऑफ स्कोप रहते हैं हमेशा। इवन मैं आपकी और अपनी बात करूं, इस वक्त हम बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कुछ, मैं सुन रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं। तो जब हम ये बोलने का काम करते हैं, तो बोलने का काम आपका लेफ्ट टेम्पोरल लोब से हो रहा है। आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूं, तो जब मैं सुन रहा हूं तो मैं राइट टेम्पोरल लोब से सुन रहा हूं, राइट। तो even right now when we are sitting and talking and doing this podcast, we are using our different brain lobes, है ना। तो अच्छा, ज़्यादा इस पे ना जाके बस थोड़ा बताना कि चलो ये तो बहुत आर्टिस्ट को बहुत अलग अलग करियर पाथ हो गए, बट जो बंदा लेट से अभी 10th में है, अब वो सोच रहा है उसे कॉमर्स लेनी है, साइंस लेनी है, आर्ट्स लेनी है या फिर मेडिकल लेना है, तो उसके लिए कैसे हेल्प करेगा? क्योंकि ये तो चारों मेरे ख्याल से सेम ही साउंड कर रहे हैं मुझे। नहीं, लोब 10 हैं टोटल, है ना, टोटल 10 लोब है, मैंने शुरू में बताया था ना। और ये एनालिसिस, राइट, अभी भी वैसे हमने आयरिस एनालिसिस के बारे में डिटेल में बात नहीं आना है, ये अगेन ऑडियंस वेट कर रही है ना। हाँ, तो ओके, तो आयरिस एनालिसिस जब हम ये एनालिसिस करते हैं तो पूरे 10 लोब का स्ट्रक्चर निकल के आता है, और उस एनालिसिस में क्लियरली ये बताया जाता है, रिपोर्ट का ये पार्ट है कि आपकी ब्रेन के स्ट्रेंथ के हिसाब से आप साइंस के लिए बने हो, कॉमर्स के लिए बने हो या आर्ट्स के लिए बने हो। मतलब हमारे ब्रेन्स में जो न्यूरॉन्स बटे पड़े हैं, अलग अलग लोब हैं, आपने बोला 10 लोब है हमारे माथे पे, तो उस ब्रेन के 10 लोब्स में कहाँ कौन से ज़्यादा न्यूरॉन्स हैं वो कैसे पता लगेगा? मतलब वो पता लगते ही मेरे ख्याल से मैजिक तो हो जाएगा, क्योंकि फिर मुझे पता लग जाएगा कि मुझे क्या करना है, मैं कल अपनी लाइन चेंज कर लूँगा। बिल्कुल सही बात है। तो आपका सवाल है कि वो कैसे कर सकते हैं, कैसे पता करूँ कि कहाँ है न्यूरॉन मेरे लोब्स में ज़्यादा? तो दैट्स वेयर वी कम इनटू पिक्चर। Okay. Right, that's where we come into picture. So we have developed this technology called iris analysis. अब ये टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है, तो उसमें 2-3 चीज़ें, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड टेक। ओके, दोनों चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाफट। आइरिस एनालिसिस एक ऐसा असेसमेंट टूल है जो किसी भी इंसान की आंखों को स्कैन करके उसके ब्रेन लोब्स की ये रिपोर्ट तैयार करती है। अब सोच रहे होंगे आप, आंखों से ब्रेन लोब की रिपोर्ट कैसे तैयार होगी, तो उसके पीछे का जो विज्ञान है वो मैं आप सबको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारी आइज़ हमारे ब्रेन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है,
और जो नर्व हमारी आईज और ब्रेन को आपस में लिंक करती है, कनेक्ट करती है, उस नर्व को बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। हमारी लेफ्ट आई की जो ऑप्टिक नर्व है वो हमारे राइट ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, और हमारी राइट आई की जो ऑप्टिक नर्व है वो हमारे लेफ्ट ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। तो दिस इज हाउ आईज एंड ब्रेन आर कनेक्टेड विद ईच अदर। इनफैक्ट ब्रेन इज द ओनली ऑर्गन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद ह्यूमन आईज। ओके, हमारी ह्यूमन आईज किसी और दूसरे ऑर्गन से कनेक्टेड नहीं है सिवाय ब्रेन के। अच्छा, आईज सिर्फ ब्रेन से फंक्शन करती है, राइट। सो दिस इज हाउ आईज एंड ब्रेन आर कनेक्टेड विद ईच अदर। अब हमने जैसे नाम लिया आइरिस एनालिसिस, तो आइरिस क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। आइरिस होता है हमारी आंखों का कलर्ड पार्ट। तो लेट मी आस्क यू भानु, आपकी आंखों का रंग क्या है? आई एम नॉट श्योर सर, शायद ब्लैक या ब्राउन सा है। ब्लैक या ब्राउन सा है, करेक्ट। तो बहुत सारे लोगों से मैंने क्वेश्चन पूछा कि आपकी आंखों का कलर क्या है। 90% लोग ही बोलते हैं मेरी आंखें ब्लैक कलर की हैं। तो मैं आज आपको एक साइंटिफिक फैक्ट बताता हूँ। ब्लैक कलर जैसी आईज इस नाम की कोई चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। अच्छा, ब्लैक कलर की आंखें होती ही नहीं हैं। अच्छा, जिन आंखों के कलर को हम ब्लैक बोलते हैं वो एक्चुअली डार्क ब्राउन है, और जिन्हें हम कई बार ब्राउन समझते हैं उन आंखों के कलर को बोलते हैं हेजल। अच्छा। हाँ, तो इस आंखों के कलर से ही फर्क पड़ता है क्या? नहीं, कलर से इंटेलिजेंस का फर्क नहीं पड़ता, बस ये पिगमेंटेशन की वजह से लोगों की आंखों के कलर अलग अलग होते हैं। 6 तरह की आंखों के कलर होते हैं बेसिकली। दो ये पॉडकास्ट आंखों के कलर के बारे में नहीं, फिर भी चलो ऑडियंस की क्यूरियोसिटी है। 6 अलग अलग तरह की आंखों के कलर होते हैं: ब्राउन, ग्रे, एम्बर, ग्रीन, ब्लू एंड हेजल। ओके। तो ब्लैक कलर जैसी आंखें कोई नहीं होती हैं। एक्चुअली कई बार हम बॉलीवुड से बहुत इंस्पायर हो जाते हैं। वो शाहरुख खान का गाना है ना, ये काली काली आंखें, है ना, तो हमें भी लगता है ये काली काली आंखें। एनीवेज, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। आइरिस क्या होता है? आइरिस हमारी आंखों का कलर्ड पार्ट होता है, और ये आइरिस एक सर्कुलर शेप में है, गोल है बिल्कुल, राइट। और आप इस सर्कुलर आइरिस को एक सर्कुलर वॉल क्लॉक के साथ कंपेयर कर सकते हो, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज। अब सर्कुलर वॉल क्लॉक में नंबर्स होते हैं 1 से लेके 12 तक। तो ऐसे ही हमारा जो आइरिस है उसमें अलग अलग जोन्स बटे होते हैं। हर एक जोन हमारी किसी ना किसी बॉडी ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें जो सबसे बड़ा जोन होता है वो होता है 11 और 1 के बीच का। यानी कि घड़ी की सुइयां जब घड़ी में 11:05 होते हैं, तो घड़ी की जो दोनों सुइयां होती हैं उसमें वो एक 11 पे होती है और दूसरी 1 पे होती है। तो उस वक्त उन दोनों सुइयों के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल होता है 60 डिग्री का। अच्छा। और आइरिस का ये जो जोन है यही हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, ऊपर वाला। हाँ, और ये इन्फॉर्मेशन आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं। जी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चार्ट ऑडियंस को दिखाए, और इसमें ये जो 11 और 1 वाला एरिया है इसको हाईलाइट करें। और इसमें जो आप नीचे वाला सेक्शन देखेंगे ना, इसमें आप देखोगे उन ब्रेन लोब्स के नाम भी लिखे हैं जिनके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे, फ्रंटल लोब, पेरिटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब, राइट। तो आइरिस का ये वाला जो सेक्शन है ये हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, और इसका जो लोअर पोर्शन है ये हमारे ब्रेन लोब्स को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। तो आइरिस एनालिसिस एक ऐसा असेसमेंट है जो किसी भी इंसान की आंखों को स्कैन करता है। आंखों से मतलब है आइरिस को स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद वो उसको एनालाइज करता है, प्रोसेस करता है और एक डेटा डराइव करता है। और उस डेटा के बेसिस पे एक पूरी रिपोर्ट तैयार होती है जिसमें करीब 61 पेजेस होते हैं। और वो रिपोर्ट आपके 10 ब्रेन लोब्स की कोर स्ट्रेंथ और उसके न्यूरॉन डिस्ट्रीब्यूशन को बताती है, और वो क्लियरली बताती है कि आप किन किन क्वालिटीज़ के साथ पैदा हुए थे। सारी स्ट्रेंथ बता देगी? एब्सोल्युटली, स्ट्रेंथ, वीकनेस, बोथ। वीकनेस, अच्छा, क्या नहीं करना है ये भी बताएगी? ऑफ कोर्स, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ऑफ कोर्स, राइट। कि किस लाइन ऑफ बिजनेस में जाना ही नहीं है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। करेक्ट। तो वो सारी गलतियां जो लोग करते हैं उन गलतियों को कैसे अवॉइड किया जा सकता है कि आप उन गलतियों को करें ही ना। एक सिंपल सा स्कैन बता देगा। सिंपल स्कैन एनालिसिस विल टेल यू एवरीथिंग। इंटरेस्टिंग। कहाँ छुपाया था सर ये? अब छुपाया नहीं है, जैसे ही बना लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पॉपुलर क्यों नहीं हुआ सर? मतलब जब इतना इफेक्टिव है। ओके, पहली बात तो पॉपुलर है। आप YouTube पे डालो आइरिस एनालिसिस, आपकी ऑडियंस को ही बोलूँगा मैं, YouTube पे डालो आइरिस एनालिसिस, आपको हमारे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। कई बड़े बड़े पॉडकास्टर्स ने हमें कवर किया है, इनवाइट भेजा। इवन हम लोग ABP न्यूज़ पे भी अपीयर हुए। और अभी रिसेंटली आई वुड लाइक टू शेयर विद यू एंड विद योर ऑडियंस, अभी रिसेंटली आइरिस एनालिसिस को 2 बड़े बड़े अवार्ड भी मिले हैं, जिसमें आइरिस एनालिसिस हैज़ रिसीव्ड द अवार्ड ऑफ बीइंग द मोस्ट इनोवेटिव बिजनेस। बट स्टिल वर्ल्ड वाइड आप ही कर रहे हैं आइरिस पे काम, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर इतना इफेक्टिव है और आंखों में इतनी पोटेंशियल है फिर तो बहुत
आगे होंगे प्लेयर्स? हाँ, प्लेयर बहुत तो नहीं है, लेकिन एक बड़ा प्लेयर है जो आयरिस एनालिसिस के फील्ड में ही काम कर रहा है और यूएस की कंपनी है। और अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे आयरिस एनालिसिस एंड सुंदर पिच्चई। अच्छा, सुंदर पिचाई जी इसमें एंटर कर चुके हैं। सुंदर पिच्चई नॉट Google। एज एन इंडिविजुअल, गूगल एज ए कंपनी। ओके। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपकी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि अगर आप गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करेंगे आयरिस एनालिसिस एंड सुंदर पिच्चई स्पीच, तो आप लोगों को सुंदर पिच्चई साहब की एक स्पीच मिलेगी जिसमें वो थाउजेंड्स ऑफ लोगों को एड्रेस कर रहे हैं और उसमें वो बता रहे हैं कि किस तरह से आयरिस को स्कैन करके गूगल एआई की मदद से एनालिसिस करके वो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और वो रिपोर्ट उस व्यक्ति की हेल्थ रिपोर्ट होती है। गूगल इस पे काम कर रहा है आइरिस एनालिसिस। इट इज़ ऑलरेडी वर्किंग इन इंडिया। मैं अगर आप बोलोगे तो आपकी परमिशन से वी कैन शेयर द लिंक ऑफ दैट वीडियो ऑल्सो, जहाँ पे लोग खुद उस वीडियो को देख सकते हैं कि गूगल इज ऑलरेडी वर्किंग इन आइरिस एनालिसिस एंड एआई टेक्नोलॉजी। तो आप कह सकते हैं कि गूगल एंड वी आर कॉम्पिटिटर टू ईच अदर, है ना, राइट। तो बस ये है कि हम वो ब्रेन वाला जो सेक्शन है 11 और 1 के बीच का, उस ऊपर के पार्ट पे काम कर रहे हैं एंड गूगल इज वर्किंग ऑन रेस्ट। मतलब आप ये समझ लो एक सर्कुलर केक है और उस केक का एक छोटा सा पेस्ट्री हमने निकाल लिया, बाकी गूगल के पास है, हमारे पास बस सिर्फ इतनी सी है 11 और 1 के बीच वाली। वाओ, मतलब इफेक्टिव तो है फॉर श्योर, नो डाउट अबाउट इट। अगर ये ब्रेन का स्ट्रक्चर समझ आ गया लोगों को, भाई लाइफ कैन बी ए ट्रांसफॉर्मेटिव थिंग्स। आई फील सो। मैंने देखा है कुछ बहुत अच्छे सक्सेसफुल लोग, कुछ बड़े अमीर लोग, वो कई बार ऐसा होता है कि मैथ्स होते ना कि ये गुणा ये, ऐसे लैपटॉप वो निकाल लेंगे, कैलकुलेटर निकाल लेंगे, और कई बार ऐसे बिल्कुल रिक्शे वाला वो आपको बता देगा कि 13 गुणा 28 कितना होता है। करेक्ट। जबकि उस रिक्शे वाले ने तो इतनी पढ़ाई नहीं करी, वो गुणा बोलेगा और ऐसे करके बता देगा आपको नंबर। इनबॉर्न, तो वो न्यूरॉन्स का गेम है, मतलब इनबॉर्न क्वालिटी के साथ पैदा हुआ है। बस ये है कि वो अपने उस टैलेंट को एक्सप्लोर नहीं कर पाया क्योंकि वो रिक्शे वाला है, यानी कि वो एक गरीब परिवार में पैदा हुआ है, तो उसके पास उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, उससे कभी एकेडमिक वाला स्कोप ही नहीं मिला। करेक्ट। और हम अमीर है, हमें लगता है हम एकेडमिक अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम उसी में धक्का देते हैं। और आप बड़े बड़े स्कूल को देख लो, जो बच्चे बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ पे भी कितने सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में पास होने के लिए भी स्ट्रगल करते हैं। सही बात तो है। अच्छे स्कूल होने का, बड़े या महंगे स्कूल होने का मतलब ये नहीं है कि बच्चा पढ़ाई में अव्वल होगा, राइट। और एंड ऑन दी अदर साइड मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, म्यूनसिपैलिटी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत आउट परफॉर्म करते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब से बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जिन्हें स्कूल में घुसने तक नहीं दिया जाता था, उन्हें इतना हैरेस किया जाता था, लेकिन उसके बावजूद भी दैट चाइल्ड, ही वाज अ जीनियस चाइल्ड, बिल्कुल, राइट, एंड ही लर्नड एवरीथिंग एंड देन ही प्रिपेयर्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम जो कुछ भी जी रहे हैं या आज तक भी, सही बात है, लॉ से लेके सब, राइट, उन्हीं के बनाए हुए संविधान पे चल रहा है हमारा देश। तो इनबॉर्न था उनका। और उसी क्लासरूम में देखो ना, उसी क्लासरूम में और भी बच्चे थे जो क्लास के अंदर बैठते थे, फ्रंट रो में बैठते थे, और टीचर उन्हें अच्छे से पढ़ाते भी थे, राइट, लेकिन वो तो नहीं बन पाए भीमराव अम्बेडकर। तो यानी कि समथिंग हैज टू बी देयर एट दिस लेवल, एट द लेवल ऑफ न्यूरॉन्स, और अगर वो समझ लिया देन लाइफ कैन बी रियली ट्रांसफॉर्मेड। मैं करना चाहूंगा, मेरे को इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है, पर उससे पहले कुछ और चीज़ों में बात करेंगे। बिल्कुल करेंगे आपका आइरिस एनालिसिस। तो मेरी ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, एंड तक देखिएगा। आपने भानु जी के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, आज इस वीडियो में भानु जी का हम आइरिस एनालिसिस करेंगे और कुछ उनके ब्रेन के अंदर की बातें भी आपसे शेयर करेंगे, ठीक है। हो सकता है आज राज को लेंगे कई बार, कल से पॉडकास्ट करता ही ना देखो, कुछ और ही कर रहा हूँ। हो सकता है नेक्स्ट लेवल पे करना शुरू कर दो। बिल्कुल सर, वुड विश टू डू इट। सर, जब हम करियर की बात करते हैं, एक और चीज़ होती है, मतलब पता नहीं लोग को लगता है वो उनकी ट्रू कॉलिंग है, उनका पैशन है। मतलब लोगों को दो चीज़ होती है, एक में वो अच्छा कर पाते हैं और एक करने में उन्हें मज़ा आता है। तो आइरिस हमें क्या बताएगा कि जिस चीज़ में आपको मज़ा आ रहा है आप वो करो, या फिर जो आप अच्छा ऑलरेडी कर ले रहे हो उस पर और एफर्ट डालो? आज की इस फास्ट चेंजिंग लाइफ में लोगों के पैशन और फैशन हर महीने बदलते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, पैशन का तो हाँ सही बात है। ठीक है, एग्जांपल देता हूँ मैंने ऐसे कितने पेरेंट्स को देखा है जो अपने बच्चों को किसी न किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में डालते हैं, और ये एग्जांपल से आप और बहुत सारी ऑडियंस रिलेट कर सकती है। ठीक है। बच्चा कहता है कि मम्मा मेरे को स्विमिंग में बड़ा इंटरेस्ट है, आई थिंक स्विमिंग इज़ माई पैशन, ओलंपिक मेडल लेकर आऊँगा, तो स्विमिंग में डाल दो। पेरेंट्स को लगता है यार बच्चा खुद बोल रहा है, चलो ट्रू कॉलिंग है, ट्रू कॉलिंग है। तो उसको एक बढ़िया सा स्विमिंग पूल और कोच वगैरह हायर किया जाता है उसके लिए, और उसको स्विमिंग क्लासेस के लिए भेजा जाता है। 2 महीने बच्चा करता है और वो बोर हो जाता है, कहता है मज़ा नहीं आ रहा मम्मा, मेरे को तो है ना आप क्रिकेट एकेडमी में डाल दो,
मैं क्रिकेटर बनूंगा, एक और विराट कोहली बनूंगा। पेरेंट्स कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, ये ट्रू कॉलिंग होगी इसकी। उसको डाल दिया क्रिकेट एकेडमी में, 3 महीने 6 महीने उसने वहाँ पे प्रैक्टिस करी, फिर वो वहाँ से ड्रॉप आउट हो जाता है, फिर वो किसी और चीज़ में जाता है। जी। तो ये बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। खुद ही पेन में है वो। बच्चे को एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में डालते रहते हैं, ये सोच के कि ये बच्चे का पैशन है, और 2 साल के अंदर उन्हें समझ आ जाता है कि इसका पैशन हर 3 महीने बाद बदल जाता है। मतलब ऐसे तो वर्क नहीं करता कि बच्चा आज जो बोल रहा है वो कर लो। बहुत बार पेरेंट्स के साथ, लोगों के साथ ये दिक्कत होती है कि वो कई बार किसी चीज़ को अपना पैशन समझ लेते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि दिस इज नॉट पैशन, दिस इज इन्फ्लुएंस, है ना। तो इन्फ्लुएंस डजंट वर्क, राइट। तो इसलिए मैं बोलता हूँ पैशन और फैशन 6 महीने में बदल जाते हैं। तो पैशन को छोड़ो और अपने इनबॉर्न टैलेंट को पहचानो, इनबॉर्न क्वालिटीज़ को पहचानो। और जब आप अपनी इनबॉर्न क्वालिटी को पहचानते हो, इनबॉर्न कभी चेंज नहीं होता। इनबॉर्न क्वालिटी से मतलब हमारा वही है कि हमारे कौन से लोग में कितने न्यूरॉन है, उसकी कौन सी स्ट्रेंथ है, और उस स्ट्रेंथ से आप कौन सी लाइन ऑफ बिजनेस में जा सकते हो। Correct. ये पहचानना बहुत ईजी है यूजिंग आइरिस एनालिसिस। आइरिस एनालिसिस करते हैं आपका, रेडी आप? श्योर। चलिए देखें क्या कैपेबिलिटी थी, क्या हम सही डायरेक्शन में रहे हैं आज तक, और या अगर कुछ आइट्रेट कर सकता हूँ तो मैं क्या करूँ अपने करियर में। ठीक है, तो क्या मेरा आइरिस प्लीज आप करना यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, बताएंगे, क्योंकि ऑडियंस भी शायद सीख पाएगी इससे कि कैसे ये वर्क करता है। बिल्कुल। ना तो किसी सेंटर पे विजिट करने की ज़रूरत है, ना उसे कोई स्पेशल गैजेट चाहिए, ना उसे कोई टेक्नीशियन चाहिए। वो व्यक्ति अपने घर में बैठ के मात्र अपने मोबाइल से सिर्फ 4 से 5 मिनट के अंदर खुद ब खुद अपना आइरिस एनालिसिस कर सकता है और अपना सब जान सकता है। एंड आई विल शो यू लाइव हियर ऑन द कैमरा। वाओ, राइट, आर यू रेडी? यस। लेट मी टेक अपने फोन से ही कर सकता हूँ, मुझे आप पे नहीं आना, किसी डॉक्टर पे नहीं जाना, और रिपोर्ट भी खुद पढ़ लूंगा। यस, ठीक है सर, ठीक है। प्लीज। तो फोन उठाता हूँ मैं। जी। ये मैं अपनी वेबसाइट पे आ गया हूँ। यहाँ पे सबसे ऊपर एक बटन है जनरेट एनालिसिस। ओके। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे नेक्स्ट विंडो पे लेके जाएगा, और वहाँ मुझे सबसे पहले कंट्री चूज़ करना है। तो यहाँ पे देयर इज अ लिस्ट ऑफ 200 कंट्रीज, सारे कंट्रीज की लिस्ट है, क्योंकि ये ग्लोबल बिजनेस है, पूरी दुनिया में से कहीं से भी कोई व्यक्ति रिपोर्ट जनरेट कर सकता है। जी। तो मैं इसको स्क्रॉल अप करूँगा और मैं जाऊँगा इंडिया में, वी आर प्राउड इंडियन। तो मैंने कंट्री चूज़ कर लिया, फिर मैंने मोबाइल नंबर डाला, उस नंबर पे रिपोर्ट आएगी, मेल आईडी पे आएगी, मोबाइल पे भी डाउनलोड हो जाएगी और मेल आईडी पे भी आ जाएगी। मैं आपको नंबर दूं अपना? हाँ, आप दे दीजिए, मैं फिल करूं इसे, ताकि और मैं समझ पाऊं एज अ ऑडियंस पर्सपेक्टिव। ये लीजिए। तो आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल दीजिए, और उसके नीचे एक बटन है सबमिट। अच्छा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, हाँ। तो उसके करीब 10-20 सेकंड बाद मोबाइल का कैमरा एक्टिवेट हो जाएगा। कैमरे को आपको अपनी आंखों के सामने रखना है, फ्रंट, जैसे हम सेल्फी लेते हैं। ओके। बस ऐसे रखना है, बाकी सारा काम टेक्नोलॉजी करेगी। अच्छा। यस। मैं एडिटर को बोल देता हूँ, एडिटर प्लीज मेरी पर्सनल डिटेल्स को छुपा देना। और ये मैंने अपना जीमेल भी डाल दिया है जी, और ऊपर मैंने डाल दिया अपना नंबर। एक बार चेक कर लेता हूँ, जीमेल, ठीक है, ओके करेक्ट। सबमिट कर दूँ सर? सबमिट कर दीजिए। कैमरा, मैं एकदम नया यूजर हूँ तो मुझे पता नहीं है कि मैं सही कर रहा हूँ। ऐसा कोई स्टेप ही नहीं है जो आप ना कर सको। कैमरे को आंखों के सामने रखिए और आंखें खोलिए बड़ी बड़ी। कैमरा खुल चुका है क्या? हाँ, अभी हाँ, ये देखिए हो गया एक्टिवेट। अच्छा, आंखें सामने बड़ी कर लीजिए आंखें। Hey, congratulations, I am the one of the Yes, most very good. advanced robot Scroll in the up. world. I am powered by this. Next. बस नेक्स्ट हो गई आंखें, आपकी आई स्कैन। अब ये एंटर योर डिटेल्स मांग रहा है। यस, अब अपने डिटेल डाल दो, नाम, फोन नंबर। कस्टमर अपना डिटेल भरेगा यहाँ पे। अच्छा, अब आप मेरे को दे दो, क्योंकि अब पैसे देने पड़ेंगे। थैंक यू सर। तो पॉइंट इज कि पैसे क्यों देने पड़ रहे हैं, राइट? सिस्टम इतना स्ट्रांग है भानु कि कोई भी सिस्टम को बाईपास नहीं कर सकता। अगर मुझे अपने बच्चे की भी रिपोर्ट निकालनी है ना, तो आई हैव टू पे द मनी। ओके। वरना जो लोग बिजनेस करेंगे उनके रिश्तेदार आ जाएंगे, पास पड़ोसी आ जाएंगे, दोस्त आ जाएंगे, अरे यार भानु तो मेरा दोस्त नहीं है भाई, मेरे एक बच्चे की फ्री में निकाल दे, मेरा बच्चा तेरे बच्चे जैसा नहीं है। हाँ। तो सिंपल है कि यार मैं निकाल तो सकता हूँ, पर सिस्टम अलाउ नहीं करता। तो सिस्टम को बाईपास नहीं कर सकता कोई भी। तो आई एम मेकिंग अ पेमेंट हेयर लाइव। अच्छा, राइट। अब यहाँ पे एक बटन आता है डाउनलोड रिपोर्ट का, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और अब ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे होगा। अब आप देखिए ये कुछ इस तरह से प्रोसेसिंग दिखाता है। दिखाना है कैमरे पे। Our AI system has scanned your iris. It is processing your brain's neurons. ओके। It will not take too long. Please wait.
सो भानु, हाँ जी, राइट, सो हियर वी गो, योर एनालिसिस रिपोर्ट इज रेडी। आ गई। यस, मेरे फोन में आ गई है और प्लस इसकी एक कॉपी आपके मेल पे भी चली हुई। हाँ, report.pdf। यस, तो ये एनालिसिस आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपके ब्रेन के अलग अलग लोब्स जो हैं उनके न्यूरॉन्स सब बताती है। ठीक है। तो शुरू करते हैं आपकी पर्सनालिटी की स्ट्रेंथ से। ओके। कि भानु की जो ओवरऑल पर्सनालिटी है जिसके साथ वो जन्मे हैं, हाँ। और ये आपकी इनबॉर्न क्वालिटीज बता रही है। ये नहीं बता रही है कि आज आप क्या हो, बल्कि ये बता रही है कि जब आप जन्मे थे तब आप किन किन क्वालिटीज के साथ जन्मे थे। वो इनबॉर्न क्वालिटीज बताती है ना ये। तो आपकी पर्सनालिटी से शुरू करते हैं, पेज नंबर 12, और ये आपकी पर्सनालिटी की स्ट्रेंथ। मैं पहली लाइन आपके लिए पढ़ रहा हूँ और ये कहती है, यू आर करेजियस एंड अनअफ्रेड टू टेक रिस्क। तो भाई रिस्क टेकर हो आप। जॉब छोड़ दी थी मैंने। रिस्क है ना, हाँ, यूट्यूब के लिए। है ना। लोग डरते हैं कि यार लगी लगाई नौकरी छोड़ रहा हूँ कैसे होगा। हाँ। तो रिस्क था। सेकंड, यू हैव ए नेचुरल ब्रिलियंस और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। इसका मतलब क्या है, आपको इलॉजिकल तरीके से अगर कोई भी आदमी कोई बात करेगा ना, गुस्सा आ जाएगा। मतलब अगर कोई ऐसा आदमी जिसमें लगे कि यार ये इसमें कॉमन सेंस भी नहीं है क्या, ये आपका ट्रिगर पॉइंट है भाई साहब, भड़क जाओगे आपस में। हाँ, सही बोल रहा हूँ। वो भी एग्री कर रहे आपकी हैं। टीम भी हंस रही है कि हाँ यार ये तो सही। नहीं लीक नहीं कह रहे, लीक कर दे। ठीक है। तो क्योंकि आप चीजों को इंटेलिजेंटली, इंटेलेक्चुअली, लॉजिकली सोचते हो, तो अगर कोई व्यक्ति नॉनसेंस बात करे, कॉमन सेंस की बात ना करे, भाई आप भड़क जाते मेरा हो। टर्न ऑफ है। हैं? मुझे इवन पार्टनर में भी मैं चाहता हूँ कि वो इंटेलेक्चुअल मिले, है ना, भड़क जाओगे आप। देखिए, अब वीकनेस पे आते हैं। सेकंड पॉइंट बताना मेरे को, यू मे समटाइम्स स्ट्रगल विद ब्लंटनेस। सीधा ब्लंट बात करते हो, मीठी बातें, शुगर कोटेड लैंग्वेज आपको आती ही नहीं है, और कोई सिखा भी नहीं सकता। अगर आप आज सोचो कि यार मैं सीख लेता हूँ थोड़ा सा, कोई ट्रेनिंग ले लूँ, कोर्स कोई कोर्स आपका कुछ नहीं कर सकता। मेरा फेस बता देता है कि मुझे कोई चीज पसंद या बंदा पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा। यू टॉक स्ट्रेट अवे, कोई शुगर कोटेड लैंग्वेज नहीं। ये मेरे लिए बेकार भी है वैसे। हाँ, तभी वीकनेस है। हाँ, अपने नफा नुकसान दोनों है इसमें, पर हमने इसको वीकनेस में डाला है। यू कैन बी रेसिस्टेंट टू द चेंज और द न्यू आइडियाज, ऑफन इंसिस्टिंग ऑन योर ओन व्यू पॉइंट एंड अनविलिंग टू कॉम्प्रोमाइज। व्हेन यू नो कि भाई ऐसे होता है, तो आपका एक ही अंदर से डायलॉग निकलता है, ज्यादा ज्ञान मत दे, जो मैं बोल रहा हूँ चुपचाप वो कर ले। ठीक है, राइट। तो आप ज्ञान लेने वाले व्यक्ति हो नहीं, राइट। मैं ब्रांड से भी लड़ जाता हूँ कि मैंने लिख दिया तो यही बोलूंगा बस। अब आगे के कुछ पेज थ्योरी हैं, इनको हम स्किप करके मैं आपको लेके जाऊंगा पेज नंबर 17 पे। हालांकि मुझे सब पढ़ना चाहिए ना बाद में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे काम का है सब। यस डेफिनेटली। पेज नंबर 17 पे आ जाओ आप। ओके। और यही वो पेज है जो ब्रेन में न्यूरॉन की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, हमारे अलग अलग लोब्स में। अब मुझे पता लगेगा मैं क्या है करूंगा। ना। हाँ, 10 लोग। ठीक है। अब इसमें देखिए, जो जिस बॉक्स में सबसे ज्यादा रीडिंग है, पहले हम उसको उठाते हैं। ठीक है। सबसे ज्यादा रीडिंग वाले 1 या 2 बॉक्स उठा लेते हैं। तो वो 1 या 2 बॉक्स कौन से हैं? राइट साइड में, नीचे वाले सेक्शन में राइट साइड में सेकंड नंबर बॉक्स 12.2 बिलियन, सबसे ज्यादा है। राइट, सबसे ज्यादा है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है ऊपर लेफ्ट साइड में सेकंड नंबर 11.71 बिलियन। ठीक है, ये क्या बता रहा है आपको? पहले जो सबसे हाईएस्ट है वो उठाते हैं, 12.2 बिलियन न्यूरॉन्स। ये कौन से लोब में है? ये है आपके राइट फ्रंटल लोब में। और ये राइट फ्रंटल लोब क्या क्या करता है? ये आपको बनाता है इमेजिनेटिव ब्रेन, ठीक है, थिंकिंग आइडियाज, 3D एंड मॉडल क्रिएशन, आर्टिस्टिक थिंकिंग एंड आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। हाँ बिल्कुल, यूट्यूब क्रिएटर वाले हैं ये तो। ठीक है, गुड बैड अगली। गुड। अब चलते हैं सेकंड हाईएस्ट बॉक्स पे। सेकंड हाईएस्ट बॉक्स है 11.71 बिलियन, लेफ्ट फ्रंटल लोब। और ये लेफ्ट फ्रंटल लोब क्या करता है? लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग एबिलिटीज, एनालिटिकल स्किल्स, सॉल्यूशन फाइंडर एंड कैलकुलेटिव माइंड। ठीक है, अब एल्बर्ट आइंस्टाइन इमेजिनेशन इज एवरीथिंग तो बोल ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो खुद बहुत लॉजिकल और साइंटिफिक ब्रेन वाले व्यक्ति थे। यू आर एग्जैक्टली द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू थिंग्स। इमेजिनेशन स्ट्रांग है और लॉजिकल स्ट्रांग है। ऐसा आदमी क्या कर सकता है? ऐसा आदमी इनोवेशन कर सकता है इफ गिवन एन अपॉर्चुनिटी। आई थिंक मैं कन्विंस, मतलब मैं तारीफ नहीं करूँगा खुद की, बट हाँ मुझे लगता है अगर मैं ऐसा कुछ करता तो शायद हो जाता। ठीक है, ओके। दोनों ही बहुत फिट हुए हैं, स्पेशली राइट फ्रंटल लोब वाला, है ना। और बताओ प्लीज।
11.22 है ना, हाँ। राइट साइड में थर्ड बॉक्स, हाँ। राइट पेरिटल लोब क्या बनाता है ये आपको? ये आपको बताता है कि आपकी जो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं वो बहुत हाई हैं। ग्रॉस मोटर स्किल्स हमने कन्वर्सेशन में बात करी भी थी, स्पोर्ट्समैन वाली। वो एक्टिविटीज जिनको परफॉर्म करने के लिए हम अपनी फुल बॉडी का इस्तेमाल करते हैं। क्या क्या कवर करता है ये? ग्रॉस मोटर स्किल्स, यानी कि अपनी फुल बॉडी का इस्तेमाल करके परफॉर्म करना। ऐसे व्यक्ति स्टेज पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग स्टेज पे परफॉर्म करते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी बॉडी मूवमेंट का इस्तेमाल करते हैं ना। तो ऐसा व्यक्ति स्टेज पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बॉडी मूवमेंट आपके बहुत अच्छे हैं। डांस वगैरह भी अगर आप सीखना चाहोगे तो बहुत अच्छे से सीख सकते हो, ठीक है। मैं थिएटर कर सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, 100% कर सकते हो। स्टैंड अप कॉमेडियन बन सकते हो, थिएटर कर सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो, ठीक है। तो ये है आपकी ओवरऑल रिपोर्ट का न्यूरॉन डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपने थोड़ी देर पहले पूछा था रिपोर्ट कितनी एक्यूरेट है। नाउ द सेम क्वेश्चन गोज टू यू। नाउ यू टेल मी प्रोसेस कैसा था, गिव मी अ फीडबैक नाउ। हाउ वाज द प्रोसेस एंड हाउ एक्यूरेट इज द रिपोर्ट्स? प्रोसेस तो बहुत सीमलेस था, लाइक एफर्ट टेकिंग था ही नहीं और विद इन मिनट्स आ गया। हम वेट कर रहे थे और मतलब वेट करते पहले ही आ गया Correct. जो मैं एक्सपेक्ट कर रहे थे। और एक्यूरेसी की बात करें तो आई गेस सभी बहुत अच्छा फिट हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि ये किसी को अर्ली स्टेज में पता लग जाए तो उसकी लाइफ कितनी क्लैरिटी से भर सकती है। एब्सोल्युटली। कितना % एक्यूरेट लग रहा है आपको? अगर आपको मैं बोलूं कि अगर आप मुझे अभी तक तो मुझे 100 ही लग रहा है। 100 लग मैं वो पूरी पढ़ूंगा शायद मैं बेटर जज कर पाऊंगा, बट अभी मैं कह सकता हूँ लाइक जो हमने एक पॉइंट डिस्कस किया एवरीथिंग गोज वेल। मैं यही बोलता हूँ, कस्टमर ये कहते हैं कि रिपोर्ट 100% एक्यूरेट है, फिर भी हम कहते हैं नहीं 100 नहीं सर, 90% एक्यूरेट तो डेफिनेटली है। इतना मार्जिन एरर रखते हैं। हाँ, तो मैं अपने आप को लेके चलता हूँ कि नहीं यार अभी और थोड़ा इंप्रूव किया जा सकता है। तो ये है आपकी ओवरऑल रिपोर्ट का एक क्रिस्प। अदरवाइज पूरी काउंसलिंग करने में करीब 1 घंटा लगता है, पर पॉडकास्ट बहुत लंबा ना हो इसलिए मैं इसको शॉर्ट में रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा आयरिस एनालिसिस और इसकी फाइंडिंग। गुड बैड अगली? ग्रेट, बेस्ट। Do you ये think काश आई एम क्रेविंग कि ये पहले पता होता। और अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज गो फॉर इट, लाइक प्लीज मेक यूज ऑफ इट। Do you think this business can actually make big in India, in a country like India? ये इफेक्टिव है, ये इजी है, ये सीमलेस है, ये इतना घर बैठे कर सकते हो तो ऑफ कोर्स ये तो मासेस है ना। और मुझे लगता है वैसा कुछ बन जाना चाहिए हाउस होल्ड, हर घर में हाँ। हर किसी की एक रिपोर्ट होनी चाहिए रेडी। और पता है मजे की बात क्या है, कोई इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी रिपोर्ट मैंने जनरेट नहीं करी है, किसी आपकी ह्यूमन रिपोर्ट आपने खुद जनरेट करी है ना। कोई इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन तो है नहीं। वी आर एफिलिएटेड विद वन इंस्टीट्यूट विच इज बेस्ड एट USA कैलिफोर्निया, ओके। और उस इंस्टीट्यूट का नाम है अमेरिकन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मिस एंड जेनेटिक एवेल्युएशन। ओके। वो इंस्टीट्यूट USA के गवर्नमेंट ऑफ US के साथ रजिस्टर्ड लीगल एंटिटी है और हमारा उनके साथ एफिलिएशन है। तो कोई भी व्यक्ति जो इस बिजनेस में आता है उसको ट्रेनिंग देने के बाद इस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर कराना है और एक एग्जाम देना है, राइट। अच्छा, एंट्री बैरियर है, ऐसा नहीं है कोई भी आएगा कुछ भी करेगा। एग्जाम, आप देखो किसी के बच्चे की काउंसलिंग कर रहे हो ना, तो आपके खुद की क्रेडेंशियल क्या है? सही बात है। नहीं, मैं कैसे भरोसा कर लूं कि जो आदमी मेरे बच्चे की काउंसलिंग कर रहा है वो एलिजिबल है भी। हाँ, उसकी खुद की क्रेडेंशियल, उसकी खुद की क्रेडिबिलिटी क्या सही है? है। तो ये बहुत सीरियस बिजनेस। दिस इज हाउ इट्स वर्किंग। एब्सोल्युटली। वाओ, ये थोड़ा आई ओपनर रहा है पूरा ये पूरी जर्नी, पूरा पॉडकास्ट। मतलब इस नए कॉन्सेप्ट में, इस फ्यूचरिस्टिक चीज़ में कोई बिजनेस भी बना सकता है और मेरे ख्याल से रिलायबल रहने वाला है अगले 15-20 साल। तो ऑफकोर्स कोई भी इस पर फैच आउट कर सकता है। तो थैंक यू फॉर कमिंग इन, बताइए, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस और हमें एनलाइटन करने के लिए कि इतना भी कुछ हो रहा है वर्ल्ड ऑल। माय प्लेजर। इनफैक्ट जाते जाते मैं शेयर करना चाहूँगा कि 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी, NEP 2020, पता होगा, है ना। स्किल बेस्ड बहुत फोकस करिए गवर्नमेंट। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एक PDF डॉक्यूमेंट है, गूगल पे पड़ा हुआ है, कोई भी जाके उसको देख सकता है। उस डॉक्यूमेंट का पेज नंबर 6, पैराग्राफ नंबर 2 और लाइन नंबर 1 मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे विजन से मैच करती है जी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पेज नंबर 6 पैराग्राफ नंबर 2 लाइन नंबर 1 क्या कहती है? आइडेंटिफाइंग, रिकॉग्नाइजिंग एंड फोस्टरिंग द यूनिक एबिलिटी ऑफ ईच स्टूडेंट। वो भी ये फोकस कर रहे हैं कि सबकी यूनिक एबिलिटी पे ध्यान दो। यस, यानी कि गवर्नमेंट खुद ये कह रही है कि हर एक स्टूडेंट की यूनिक एबिलिटी को आइडेंटिफाई करो, उसको रिकॉग्नाइज करो, उसको नर्चर करो, ताकि वो बच्चा अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी लेवल तक पहुंच सके। बट द प्रॉब्लम इज हाउ टू आइडेंटिफाई इट। आंसर इज आइरिस एनालिसिस। तो मेरा जो विजन है वो हमारे देश
कि वो ओके, तो मेरा जो विजन है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ अलाइंड है। हर एक बच्चे की यूनिक एबिलिटी को आइडेंटिफाई करने में मदद करना ही मेरा विजन है। और ये काम क्योंकि मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, इतना बड़ा देश है हमारा, तो मैं ये काम अकेले नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं कुछ सेलेक्टेड लोगों को, सिर्फ 100 लोगों की एक टीम बना रहा हूँ मैं, और उस टीम के साथ हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ये जो विजन है इसको हम रियलिटी में कन्वर्ट करेंगे। मतलब पॉजिटिव कॉज है और देश के लिए अच्छा है। विश्व गुरु बनना है भाई, बनना है नहीं? तो आप सब भागी बनिए। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच भानु, थैंक यू। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ डाउट्स होंगे ऑडियंस के, ऑफ कोर्स आपको रीच आउट करेंगे, बट शायद कमेंट भी बहुत करेंगे, तो उनमें भी अगर आप एक्टिव रह पाए, उन्हें रिप्लाईज कर पाए 100%, तो वुड लव टू हैव योर प्रेजेंस देयर टू। श्योर। बाकी हम आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स कुछ हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ऑफ कोर्स, तो आप इन्हें वहाँ से रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच भानु, थैंक यू, इट वाज प्लेजर इंटरेक्टिंग विद यू। सेम है सर। थैंक यू। तो अभी तक आपने देखा कि डॉक्टर संजय गौतम के इस चीज के बारे में जो भी आपको समझाया है, दिखाया है, बताया है कि हम आगे भी इस चीज की जानकारी देंगे, आगे भी इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे कि आपकी इस चीज में ज्यादा नॉलेज और ज्यादा तरीके से इसके बारे में पता हो। थैंक यू, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।